आप समझ नहीं रहे हो मेरे भाई, समझ नहीं रहे हो तुम, ठीक है। 40 गो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बुक से केवल एग्जाम में आता है और 60 गो व्याकरण से, तो पूरे बुक पढ़ोगे तो 40 गो ऑब्जेक्टिव देगा। तो चैप्टर वाइज कर लो, सारे चैप्टर्स बेस्ट तरीके से आप फोड़ दोगे। याद रखना, प्लेलिस्ट बना दिया है ऑब्जेक्टिव का, अगर आप चाहो तो अच्छे से देख लोगे, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव करेंगे और काफ़ी प्यारे तरीके से ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, है ना। तुम सब एक चीज़ बोलूँगा आप सबसे, ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। इतना मेहनत करके सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको दे रहा हूँ ना, बिलीव मी 95-98 नंबर तो यूँ लाओगे, बट आपको सारे वीडियोज़ कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलो पहला सवाल है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सर झुका लेते हैं मेरे भाई, बताओ। किसकी कविता को सुनकर जो नाभादास थे वो सर झुकाते थे? कबीरदास, सूरदास, मोहन राकेश या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा कबीरदास, है ना। चलो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक एक पार्ट को इतने बेहतर तरीके से करा दूंगा ना भाई, आप कहोगे कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। देखो अगला सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई भी नहीं। तो दूसरा का ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? देखो एक एक चीज़ को बारीकी से करो, है ना। तुलसीदास के, है ना। एक एक का आंसर तो बताऊंगा। नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगला सवाल है 3 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना। नाभादास की रचना कौन है? नाभादास की रचना कौन है? तो नाभादास ने कौन से चैप्टर को लिखा है? कड़बक को, ठीक है। तो कड़बक चैप्टर को, है ना। चलो बेहतर तरीके से आपको याद हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो नाभादास की रचना क्या है? कड़बक, है ना। चलो और अगला सवाल है, कौन सी रचना नाभादास की है? इनमें से कौन सी रचना नाभादास की है मेरे भाई, बताओ। तो नाभादास के द्वारा सूरसागर भी लिखा गया है ना। नाभादास के द्वारा सूरसागर भी आपका लिखा गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है? चलो 1 मिनट आपको इंट्रोडक्शन एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग बोलते हो ना, ये देख लो पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक ना। किनके बारे में? भूषण जी के बारे में। और इसी से रिलेटिव सारे ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो बेहतर तरीके से। 4 तक हमने कराया था ना, देख लो। इस PDF में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दिया मेरे भाई कि मैंने बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें करा रखी है। छापय के रचनाकार कौन है? छापय जो आपका चैप्टर है उसके रचनाकार कौन है मेरे भाई, बताओ। तो छापय के जो थे ना वो नाभादास थे। कौन थे? नाभादास थे। क्लियर है? अच्छे से याद हो गया होगा। और अगला सवाल है, कवित के प्रथम रस में कौन सा रस है? ये जो कविता आपका चैप्टर है इसके प्रथम वाले में पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा रस था? श्रृंगार रस के बारे में बात किया गया है और श्रृंगार रस को प्रमुखता दी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, है ना। मात्र एक चैप्टर आप चाहो तो 20 मिनट में कंप्लीट कर दोगे। मेरा 10 से 12 मिनट का वीडियो और डबल स्पीड करके, तेज़ स्पीड करके एक बार और सुन लेना। अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर रह जाएगा ना मेरे भाई, मेरे से आगे बोलना, एक भी चीज़ नहीं रहेगा। कौन सी कृति भूषण जी की है? यानी भूषण जी ने क्या लिखा है? अष्टयाम, साहित्य लहरी? नहीं, ये दोनों नहीं लिखा है। इनमें से कोई भी नहीं। क्या शिव बाबनी को तो लिखा था यार। तो B नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। भूषण जी के द्वारा एक कृतियाँ लिखी गई थी और मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ करा रखा है। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, आराम से प्लेलिस्ट में जाओगे आप लोग और आप लोग देखोगे। चलो अगला है, महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? तो महाकवि भूषण जो थे मेरे भाई हिंदी साहित्य के किस काल के लिए कवि थे? तो रीति काल के कवि थे, है ना। याद रख लेना, रीति काल के। कौन से काल? रीति काल, है ना। और अगला सवाल है कि निम्न में से, ध्यान से, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? तो भूषण जी के द्वारा क्या लिखा गया है? शिवराज भूषण। ध्यान से देखना मेरे भाई। सकेत, शिवराज भूषण लिखा गया। सकेत नहीं, उर्वशी नहीं, कमायनी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद हो गया होगा। चलो शिवराज भूषण, है ना। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे। 10 नंबर का सवाल है कि निम्न में से, क्या कह रहा है सवाल कि निम्न में से तम का पर्यायवाची तिमिर होता है। याद रख लेना, है ना। तो D नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तम का पर्यायवाची क्या होता है मेरे भाई? तिमिर। और व्याकरण का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो व्याकरण वाले भी सारे वीडियोज आप अच्छे तरीके से देख सकते हो।
छत्रसाल की तलवार काली माँ को क्या प्रदान कर रही थी? तो छत्रसाल की तलवार जो थी वो काली माँ को क्या प्रदान कर रही थी? बताओ, फटाक से आंसर बताओ इसका। चलो, भोजन प्रदान कर रही थी, है ना। छत्रसाल की तलवार काली माँ को भोजन प्रदान कर रही थी। मैंने अच्छे से हिंदी भी समझाया है इस चैप्टर का। अगला है, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो वीर रस की प्रमुखता दी है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो 13 नंबर का सवाल है आपका। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के भाई लगते थे, है ना। चलो, भूषण जी के 2 भाई थे, मैंने इंट्रोडक्शन में कराया है। देखो, बार बार बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना जी। वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव लड़ने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम बताना है मेरे भाई। साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्लियर है? क्या नाम था? साहू जी। और अगला सवाल है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? पूछ रहा है कि कितने छंद हैं छत्रसाल में। तो टोटल 10 गो छंद हैं। कितने? टोटल 10 छंद हैं। और अगला सवाल है 16 नंबर का सवाल है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितना अलंकार पूछ रहा है। तो टोटल 105 गो। किसमें? शिवराज भूषण में। याद रखना, टोटल 105 गो अलंकार। और ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर का मेरे भाई, ठीक है। चलो, 17 नंबर का सवाल है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण जी ने मुख्यतः जो थी ना, वो खड़ी बोली ब्रज भाषा अवधी, तो ब्रज भाषा में किया था। किसमें? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा। याद रहेगा? अरे याद रहेगा तो बताओ भाई। और अगला है 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर का सवाल है कि भूषण की कृति कौन सी नहीं है? भूषण जी की इनमें से कौन सी कृति नहीं है? तुषार उल्लास तो है ना। ये नहीं है, क्योंकि भूषण हजारा, दूषण उल्लास और हर्षोल्लास, ये तीनों तो इनके द्वारा लिखा गया है। दुषाण उल्लास नहीं है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई एक एक पॉइंट को देखना पड़ता है इस तरह के सवाल में, क्योंकि ऑप्शन वाला जो गजब कर देता है। सी बावनी में टोटल मुक्तक 52 गो है, या 19 नंबर याद रख लो। एक ही ऑप्शन टोटल 52 गो है ना। सी बावनी में मुक्तक कितने? 52, 52। भूषण जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था मेरे भाई? भूषण जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 21 नंबर का। भूषण जी का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 में। कब हुआ था? 1613 में भूषण जी का जन्म हुआ था। और अगला सवाल है आपका 22 नंबर का। कवि के पिताजी का नाम क्या था? कवि के यानी कि भूषण के पिताजी का नाम बताना है, फटाक से बताओ। रत्नाकर त्रिपाठी। यार इंट्रोडक्शन में कराया था ना बेहतर तरीके से, इसलिए बोलता हूँ कि भाई मचा दो। अगला सवाल है तुम्हारा 23 नंबर का। ठीक है, चलो। कविता पाठ में हाथी पर राज्य करता था, है ना। कविता चैप्टर में, सॉरी, तो कविता चैप्टर में हाथी पर कौन राज्य करता था भाई बताओ। एक और लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है। तो सिंह राज करता था हाथी पर, है ना। और एक और सवाल है जो कि 24 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में किस तरह लिपट जाती है? छत्रसाल की जो तलवार है शत्रु के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है। नागिन की तरह लिपट जाती है। और सारे VVI क्वेश्चन हमने आपको बेहतर तरीके से कराया इस चैप्टर से। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ऐप डिस्क्रिप्शन में होगा, अपना MK जरूर डाउनलोड करना। और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। BOD रिकॉर्डेड बैच मैंने बना रखा है वैसे, अगर आपको लेना हो तो वहाँ से आप बहुत नंबर फोड़ सकते हो और सारे PDF डाल दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।